हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम केवीएस टीजीटी के लिए मैथ का सिलेबस पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका केवीएस का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट एडवांस मैथ आता है, और जो पूरा एडवांस मैथ आपका एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। तो उसके लिए मैंने क्लासेस शुरू कर दी हैं। अगर आपको अभी तक आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मैंने कोर्स बनाया है संपूर्ण बैच, जिसमें हम केवीएस के लिए कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे। मैं कैसा मैथ पढ़ा रहा हूँ वो इस डेमो क्लास से आप अंदाजा लगा सकते हो। साथ में एक चीज बता दूं आपको, केवीएस की वैकेंसी आपको मार्च में मिलेंगी, और उस टाइम पर आप तुरंत ही 2 से 3 महीने में अपना मैथ प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि केवीएस का रिकॉर्ड रहा है कि उसने अगले 3 महीने अपना एग्जाम ले लेना होता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके 3 महीने बाद एग्जाम होता है उसका। तो ऐसे में आप केवीएस की इस तरीके से तैयारी नहीं कर सकती कि आप इंतजार करें कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी शुरू करूंगा। तो ऐसे में बेटर ये है आप अभी से लग जाएं। बाकी केवीएस की वैकेंसी डेफिनेट आएंगी, वो आपको पता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे टीचर ने हर एक सूचना बताई है आपको, मैंने भी बताई थी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक कोर्स शुरू किया है जो है आपका संपूर्ण बैच, और इस संपूर्ण बैच का प्राइस जो है आपका वो 1199 है। और इस प्राइस में आप केवीएस का कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं। इसमें आपको शीट भी मिलेगी, वीडियो और आपकी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी। मंडे टू फ्राइडे क्लासेज होंगी। 2 से ढाई महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा, और जो मैं आपको सिलेबस कराऊंगा उसमें कम से कम 1500 क्वेश्चन होंगे, और कंप्लीट जो भी चीजें आपको सीखनी चाहिए वो सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर अभी तक बताऊं मैंने क्या क्या करा दिया है, तो मैंने सबसे पहले बड़े सिस्टमेटिकल वे से एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि केवीएस की वैकेंसी निकलने वाली है, और केवीएस में आपका सिलेक्शन मोड क्या होता है। आपका रिटर्न एग्जाम 180 नंबर का आता है, उसमें आपका कंसर्न सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है। यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल बताई है। इसमें यह भी बताया है कि आपकी पिछले साल की कट ऑफ क्या थी। यहीं पर मैंने आपको बता दिया था कि जल्द ही आपकी एक सिलेबस की वीडियो आएगी, जिसमें मैंने टीजीटी मैथ का सिलेबस एक्सप्लेन कर रखा है कि आपका सिलेबस कहाँ से आया है, आपको इस सिलेबस को कहाँ से पढ़ना है, और कैसे पढ़कर इसको 100 में से 90 से ऊपर नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। अब फिर उसके बाद जो आपका केवीएस 2023 का पेपर हुआ था, आपने केवीएस 2023 में अपना सिलेबस चेंज किया था, और आपका कंसर्न सब्जेक्ट 100 नंबर का किया था। तो जो आपका 2023 में केवीएस टीजीटी मैथ का आपका पेपर हुआ था, वो मैंने पूरा हल कराया है केवीएस टीजीटी 2023। और ये उसके सभी के आपके पास थंबनेल लगे हुए हैं जो सारी वीडियोस में आपको बता रहा हूँ। तो ये 4.5 घंटे की वीडियो है। ये एक तरीके से आपके लिए डेमो क्लास ही है। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कोर्स में किस तरीके से और कैसे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक क्लास हमारी हो चुकी है, फर्स्ट क्लास। जो आपका पहला टॉपिक है सिलेबस का वो है रियल नंबर, और रियल नंबर की क्लास 1 हो चुकी है। आई होप वो क्लास आपने जरूर देख ली होगी, और उस क्लास से आपको अंदाजा लगेगा कि संपूर्ण बैच में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। अगर आप ये बैच परचेज कर लेते हो तो ना तो आपको एनसीईआरटी की बुक उठाने की जरूरत है, ना एडवांस जो आपका कॉम्पिटिटिव मैथ होता है वहां से क्वेश्चन। दोनों चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ के अपनी तैयारी कर सकते हो। आपका डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई होगा, क्योंकि 100 नंबर का आपका मैथ ही आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं। बस सिर्फ यही है, अगर आपने कोर्स परचेज करना है तो मेरा ऐप है मैथ्स विद राकेश शोकर। आप उस पर जाओगे, पहले 50 स्टूडेंट के लिए मैंने कुछ डिस्काउंट रख रखा है। आप जैसे ही ऐप को खोलोगे तो वहां पे आपको नजर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, साथ में एक चीज और बता दूं आपको मैं, जो आपका केवीएस का मैथ है ना, उसके लिए किसी भी ऐसी बुक को फॉलो मत करना जो किसी एसएससी या किसी रेलवे के एग्जाम के लिए है, क्योंकि यहाँ पर सारा मैथ आपका एनसीईआरटी बेस्ड आता है। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। अब तक जो पढ़ाया था उसका छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि आपने पिछली क्लास देखी थी लेकिन कुछ चीजें ऐसी हों जिनको थोड़ा सा रिकैप की जरूरत है। तो मैंने एक छोटी सी स्लाइड आपके सामने रखी है, जिसमें मैंने कल जो पढ़ाया था उसको एक स्लाइड में रखा है। ठीक है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए मैथ की तैयारी कराई जाती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ये मैं कल ही अनाउंस कर चुका था। ये हमारी डेमो क्लास है, जिसमें मैंने पहले प्रीवियस ईयर पढ़ाया, फिर एक कल क्लास थी। ये आज यूट्यूब पर आपकी आखिरी क्लास है। इसके बाद क्लासेस आपको ऐप पर मिलेंगी। अगर आप सिर्फ यूट्यूब से ही तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने केवीएस के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उस प्लेलिस्ट से थोड़ा बहुत मैथ पढ़ के अपना मैथ भी प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपका पहले ही मैथ अच्छा है। अब मैंने जो कल पढ़ाया था, मैंने यहां से शुरू किया था और हम वापिस रियल नंबर पर गए थे।
तो एक्चुअल में हमारा नंबर ट्री ऐसे होता है। अब हम एक बार ऊपर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों को हमने डीपली पढ़ लिया है पहले। सबसे पहले हमारे रियल नंबर, जिनको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, उसके अंदर दो प्रकार की संख्याएं आती हैं, या तो रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्याओं के अंदर दो प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं, या तो आपकी इरेशनल नंबर या फिर रैशनल नंबर। आपके रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ठीक है। उसके बाद जो हमारा रैशनल नंबर है, अब उसके आगे फिर दो ब्रांचेज हैं। रैशनल नंबर में दो प्रकार के नंबर हो सकते हैं। एक तो आपके इंटीजर्स, इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। शब्द से ही पता चल रहा है पूरे अंक, चाहे आपके नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, वो सारे पूर्ण अंक जो पूरे अंक हैं उनको हम इंटीजर बोलते हैं। और एक दूसरा पार्ट होता है हमारा फ्रैक्शन, या फिर हमारे नंबर फ्रैक्शन में हो सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो सकते हैं। तो रैशनल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, या तो पूरे अंक -1 -2 -3 1 2 3 4 0, वो सारे पूर्ण अंक, और उसके बाद आपकी फ्रैक्शंस जैसे कि 1/2 3/4 -10/20, इस प्रकार की सारी फ्रैक्शन, इन दोनों ग्रुप को अगर मैं मिलाऊं तो हमारे रैशनल नंबर बनेंगे। उसके बाद फ्रैक्शन को हमने डिटेल से पढ़ लिया है, हालांकि ये सारा ही सब कुछ मैंने डिटेल से पढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ फिलहाल हम फ्रैक्शन की बात नहीं करेंगे। इस फ्रैक्शन के पार्ट को हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। अब अगर मैं इंटीजर्स का आगे बाइफर्केशन बताऊं, तो इंटीजर्स में आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है, और एक जीरो होती है। जीरो को मैंने अलग से क्यों लिखा, क्योंकि जीरो ना तो आपके पॉजिटिव इंटीजर में आती, ना ही नेगेटिव इंटीजर में आती। आपके पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4, इसको मैं अनंत तक लिखता रहूं एज सो ऑन। तो ये आपकी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो, और फिर इधर यही नंबर अगर मैं माइनस में लिख दूं तो इन्हीं को हम नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं, और ये भी अनंत तक जाते हैं। तो ये सारे नंबर तो हैं आपके इंटीजर। इसमें जीरो से इधर ये है पॉजिटिव इंटीजर, जीरो से इधर ये है नेगेटिव इंटीजर। इनको हिंदी में पूर्णांक, इनको ऋणात्मक पूर्णांक, इनको धनात्मक पूर्णांक, और जीरो तो आपका जीरो है ही। अब जो हमारे ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, इनको हम एक नाम से और जानते हैं, इनको हम नेचुरल नंबर के नाम से और जानते हैं, प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 यहां से आगे जितने भी आपके नंबर हैं, इनको हम दूसरे नाम से जानते हैं कि हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। साथ में अगर मैं इन नेचुरल नंबर को और जीरो को इकट्ठा एक सेट बनाऊं, तो इनको हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। आपके नेचुरल नंबर एक से लेकर आगे गिनती जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर्स, उनमें जीरो भी ऐड कर दूं तो आपके होल नंबर। इतना हमने कल पढ़ा था। अब एक नेचुरल नंबर का बाइफर्केशन है आपके सामने, ये हमने कल नहीं पढ़ा था, बस अब यहां से आगे हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका नेचुरल नंबर है ना, प्राकृत संख्या, उसका ये एक और आगे ब्रांच हो सकती है। नेचुरल नंबर में कैसे कैसे नंबर आते हैं, प्राकृत संख्याओं में आपके प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं, आपका कंपोजिट नंबर, आपकी भाज्य संख्याएं, और आपके परफेक्ट नंबर, आपकी पूर्ण संख्याएं। अब ये क्या है, इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्ट जो फैक्टर होते हैं ना, वो दो होते हैं। अब ये फैक्टर क्या चीज है, फैक्टर किसी भी नंबर के फैक्टर वो नंबर होते हैं जो इसको पूरा पूरा भाग करें। अगर मैं ये पता करना चाहता हूं कि दो को कौन कौन सी संख्याएं भाग करती हैं, तो दो को एक तो एक भाग करता है और एक दो भाग करता है, तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं। तो मुझे अब ये भी पता चल गया कि अगर किसी संख्या को दो ही फैक्टर भाग करेंगे तो वो एक तो संख्या खुद ही होगी और एक होगा। तो ये दो फैक्टर का भी मुझे पता चल गया कि उन दो फैक्टर में एक तो एक होगा और एक वो संख्या इटसेल्फ, वो संख्या खुद होगी। तो दूसरी भाषा में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, आपके प्राइम नंबर, आपकी अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से भाग नहीं होती। जो किसी से भाग नहीं होने का अर्थ ये है, वो सिर्फ एक से भाग होती है और अपने आप से भाग होती है। अब तो दो एक प्राइम नंबर हुआ,
क्योंकि 2 के एग्जैक्ट 2 ही फैक्टर हैं और वो किसी से भाग भी नहीं होता। ऐसे ही आपका 3 भी है। 3 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 3 के फैक्टर होंगे 1 और 3। भाई 1 के 2 ही फैक्टर हैं और प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी यही है कि जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होंगे वो मेरा प्राइम नंबर है। इट मींस 3 भी मेरा प्राइम नंबर है। फिर अगर बात करता हूं मैं 4 की, तो 4 को 1 भाग करता है, 4 को 4 भाग करता है, लेकिन 4 को 2 भी भाग कर रहा है। अब 4 के फैक्टर हैं 3 और मैंने बताया था कि जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होंगे, फैक्टर को हिंदी में हम बोलते हैं गुणनखंड। अच्छा एक चीज बता दूं आपको, काफी बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर बास जो आपकी मैं कोर्स की लैंग्वेज क्या रहेगी, इंग्लिश या हिंदी? भाई मैथ आपका बाइलिंगुअल ही पढ़ाया जाता है। देखो मैं सिर्फ हिंदी में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा। मैं सिर्फ इंग्लिश में भी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि कुछ स्टूडेंटों ने हिंदी में पढ़ा होगा। तो मैथ आपका बाइलिंगुअल रहेगा। हर चीज को मैं हिंदी और इंग्लिश में प्रॉपर बताऊंगा। ना तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, ना मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ हिंदी में पढ़ाऊंगा। हर चीज को प्रॉपर दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा। मैं दोनों लैंग्वेज में पूरा कंफर्टेबल हूं। हर वर्ड की हिंदी भी बताऊंगा आपको और उसको इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो फैक्टर्स होते हैं मेरे गुणनखंड। जैसे ही मैंने 4 के गुणनखंड पता करे, गुणनखंड बोले तो जो उसको पूरा पूरा भाग कर रहे हैं, तो 4 को 1 और 4 तो भाग कर रहे हैं, साथ में 2 भी कर रहा है। इसका मतलब इसके फैक्टर तो 2 से ज्यादा हो गए। अब इसको क्या नाम दूं? भाई मैंने जिसके फैक्टर 2 थे उसको तो प्राइम नंबर बोल दिया। अगर किसी के फैक्टर 2 से ज्यादा हूं, अगर किसी भी नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा हूं, तो उसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर और हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो प्राइम नंबर के मल्टीपल से बनी है। ये जो आपकी भाज्य संख्या है ये प्राइम नंबर के मल्टीपल से बनती है। जैसे कि 4 जो बना हुआ है ना, वो 2 गुणा 2 करके बना हुआ है और 2 गुणा 2 ये आपके प्राइम नंबर है दोनों। पहले तो मैंने ये बताया कि कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। अब कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 से आगे 3 ही हो, 3, 5, 7, 10 कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा होने चाहिए। और दूसरी परिभाषा मैंने ये बताई कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं ना, वो आपके प्राइम नंबर के मल्टीपल से बन के ही बने हैं। ये आपकी फंडामेंटल अर्थमेटिक वो है, थ्योरम है आपकी, जो मैं आगे ही पढ़ाऊंगा, 10th क्लास में होती है। लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि जो आपके कंपोजिट नंबर है वो कुछ नहीं है, आपके प्राइम नंबर्स के मल्टीपल ही होती हैं। दूसरा आपके दिमाग में आ जाता है कि सर जो इतनी बेसिक चीजें बता रहे हो कि एग्जाम में ये आएंगी, यही आएंगी। आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम होता है, उसको आप एक बार नजर मार के देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपसे क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं पूछा जाता, लेकिन थोड़ा डीप में पूछा जाता है। और डीप में क्वेश्चनों का आंसर आप तभी दे सकते हो जब आपको उसका बेसिक नॉलेज ढंग का है। अगर कोई किसी को मैथ का टीचर बनाना चाहता है या फिर क्लास में टीचर देखना चाहता है, वो उसको क्या चाहेगा कि उसको ऐसा मैथ आए जो उसने बच्चों से पढ़ाना ही नहीं। भाई आप देख रहे हो जो एसएससी का मैथ है, उसका एक्चुअल में आपकी एकेडमिक क्लासेस से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। इसका उल्टा है, अगर आपको एकेडमिक मैथ आता है तो आप वो मैथ पढ़ा सकते हो, लेकिन जिसको वो मैथ आता है जरूरी नहीं है कि उसको एनसीईआरटी वाला मैथ आता हो। तो यहाँ पर आपको अगर टीचर बनना है, एनसीईआरटी पढ़ानी है, तो केवीएस के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। वो आपसे सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो जो मैं चीजें बता रहा हूँ उन्हीं को सीरियस होकर पढ़ना। तो इसका मतलब हमने कंपोजिट नंबर समझ लिया, हमने प्राइम नंबर समझ लिया। अब आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाएगा कि आप 50 से 70 तक के प्राइम नंबर बताओ कितने होते हैं, 100 तक के प्राइम नंबर बताओ। उसके लिए एक नंबर याद करा रहा हूं आपको, वो होता है आपका 44, 22, 322, 321। ये एक 10 अंकों का नंबर आपने याद रखना है। अगर आप इन सभी को जोड़ लोगे तो ये 25 हो जाएंगे। अर्थात अगर आपसे कोई ये पूछे कि 0 से लेकर 100 तक आपके कितने अभाज्य संख्याएं हैं, कितने प्राइम नंबर हैं, तो वो होते हैं आपके 25। वो इन सभी को जोड़ के पता चला। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 0 से लेकर 50 तक कितने होते हैं, तो 50 तक होते हैं 15। अब बताता हूं, अगर आपसे कोई पूछता है कि 0 से लेकर 10 तक बताओ कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 0 से लेकर 10 तक आपकी 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। मैं एक बार लिख के भी बता देता हूं, एक है 2, एक है 3, एक है 5 और एक है 7। ये 4 संख्याएं हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज सीखने के लिए मिली
कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है ना आपका वो 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 है, और साथ में एक 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है आपका जो इवन नंबर भी है। अभी तक मैंने सम संख्याओं के बारे में नहीं बताया, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में ही। आपका 2 एक ऐसा नंबर है जो आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, साथ में एक प्राइम नंबर अकेला ऐसा है 2 जो आपका इवन है, सम है। बाकी कोई भी आपका प्राइम नंबर होगा वो कभी भी इवन नहीं हो सकता, सम संख्या नहीं हो सकती। अब आपके दिमाग में यहां पर एक सवाल उठना चाहिए था कि सर एक क्या है, फिर एक तो आपने नहीं लिया। अगर मैं एक के फैक्टर देखता हूं तो एक का फैक्टर एक ही है बस। अब ये दोनों ही कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहा, ना तो इसके फैक्टर 2 हैं ना 2 से ज्यादा है। इसका मतलब एक की डेफिनेशन ये है, नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, ना तो ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। उसके पीछे कारण भी आपको बता दिया है। अब मैंने पहले 4 प्राइम नंबर लिख दिए हैं, ये 0 से लेकर 10 तक थे। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि 10 से लेकर 20 तक, 10 से लेकर 20 तक जब मैं बोल रहा हूं ना, तो आप इसको मत ऐड कर देना। 10 से आगे यानी कि यहां पर 11 स्टार्ट हो गया है, यहां से 11 से लेकर 20 तक के 4 हैं आपके। अब वो कौन से हैं? एक तो 11 ही है, एक आपका 13 है, एक आपका 17 है और एक आपका 19 है। तो 11 से 20 तक आपके 4 अभाज्य संख्याएं हैं, वो मैंने लिख दी। फिर 20 से 30 तक 2 हैं, 30 से 40 तक 2 हैं, 40 से 50 तक 3 हैं, 50 से 60 तक 2 हैं, 60 से 70 तक 2 हैं, 70 से 80 तक 3 हैं, 80 से 90 तक 2 हैं, और 90 से 100 तक एक ही है। ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। 91 से लेकर 100 तक आपकी एक ही अभाज्य संख्या है सिर्फ, वो है 97। तो इस तरीके से अब मुझे कोई कहीं से भी पूछ ले, यहां से पूछ ले कि 50 से 80 तक कितनी है, तो 70 तक कितनी है ये जोड़ लो, 80 तक बोलता है ये जोड़ लो। इससे हम कुछ भी जोड़ के कहीं तक की भी अभाज्य संख्याएं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने सारा बाइफर्केशन याद कर लिया। और याद करने का भी तरीका बड़ा आसान बता रहा हूं आपको। 44 22 322 321 ऐसे याद करना इसको। 44 22 322 321, ठीक है। अब कोई भी आपका प्राइम नंबर होगा ना, तो उसकी एक जर्नल फॉर्म होती है। किसी भी प्राइम नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, 6n+1 या फिर 6n-1। बस कंडीशन ये है कि वो प्राइम नंबर जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। कोई भी आपका प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा है, आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ट्राई करके देख लो। अब मैंने ये कुछ प्राइम नंबर लिखे हैं, इन्हीं को लिख के बताता हूं। मैंने बताया कि प्राइम नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए। 5 को मैं लिख सकता हूं कि 6 गुणा में 1 माइनस 1। इसको मैंने लिख दिया 6n-1 की फॉर्म में। अगर इससे आगे है 7, अगर मैं 7 को लिखना चाहता हूं तो लिख सकता हूं 6 गुणा में 1 प्लस में 1, यानी कि 6n+1। ठीक है। इससे आगे आता है 11, मैं 11 को भी लिख सकता हूं कि 6 गुणा में 2 माइनस 1। मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ऊपर वाली फॉर्म में। कोई भी नंबर ले लो, 19 को ले लो, 6 गुणा में 3 प्लस में 1। इसका मतलब ये आपके प्राइम नंबर की जर्नल फॉर्म है। आप किसी भी प्राइम नंबर को ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ये वाइस वर्सा क्या होता है? वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा जाएगा, वो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो। हाँ, सभी प्राइम नंबर को इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इस रूप में लिखा हुआ नंबर प्राइम होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैं ये क्या बोलूं, अगर ए बी की बहन है, ये दोनों भाई बहन है, ये बहन है, ये भाई है। मैं बोल रहा हूं कि ए जो है वो बी की बहन है, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि बी ए की बहन है? नहीं, बी तो ए का भाई है ना, तो इसको बोलते हैं वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। अगर मैं ये कर दूं कि दोनों भाई हैं तो फिर चलेगा, ए बी का भाई है, बी ए का भाई है, इसको बोलते हैं वाइस वर्सा। कहने का मतलब, अगर एक नंबर देख रहे हो आप 35, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, ये 5 से और 7 से भाग हो रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 गुणा 6 माइनस 1। तो शायद आप रिलेट कर गए होंगे कि आपका जो प्राइम नंबर है उसकी जर्नल फॉर्म ये है। अब तक एक बार चीजों को सम अप करता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे। पहला प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं। आपका कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? गुणनखंड, जो उसको संख्या को पूरा पूरा भाग करें। उसके बाद एक हमारा ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। उसके बाद इस तरीके से हम 100 तक के प्राइम नंबर्स को लिख कर याद कर सकते हैं।
आपके 100 तक 25 हैं, 50 तक 15 है। उसके बाद आपकी प्राइम नंबर की जो जनरल फॉर्म है वो ये होती है। और सबसे जरूरी बात कि आपका 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा है और साथ में सम भी है। अब एक चीज मेरे सामने आई है कि सम क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, बस यहीं पे बता देता हूं आपको। एक आपके जो नेचुरल नंबर है ना, आप इसमें इसका नेचुरल नंबर का बाइफर्केशन समझ लो या इसका इंटीजर का समझ लो। इसको दो फॉर्म में और रख सकते हैं हम, एक इवन और एक ओड। ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल हैं उनको आप इवन नंबर बोल सकते हैं। इसका उल्टा भी सत्य है, जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग होकर 0 शेष दें वो सब आपके इवन नंबर होते हैं, सम संख्याएं होती हैं। या फिर आप ये बोल दो कि वो 2 का मल्टीपल है, जो 2 का मल्टीपल होगा वही तो उससे डिवाइड होगा। कहने का मतलब आपकी इवन नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है वो 2 की होती है। अब ये बहुत छोटी बात है, आपकी 10th और 9th क्लास में आती है, लेकिन ये कभी एडवांस में नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं आपको कि आपके इवन नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है 2q। अब q आपका कोई भी आपकी प्राकृत संख्या हो सकती है, कोई भी आपका इंटीजर हो सकता है। कहने का मतलब आप q कुछ भी रख लो, यहां से जो मल्टीपल होके आएगा वो इवन नंबर ही आएगा। मैंने q को 0 रख दिया तो ये 0 हो गया है, मैंने q को 1 रख दिया तो ये 2 हो गया है, q को मैंने 2 रख दिया तो ये 4 हो गया है, q को मैंने 3 रख दिया तो ये 6 हो गया है। तो ये इसकी एक जनरल फॉर्म हुई कि यहाँ पर आप q का मान कुछ भी रखो, यहाँ से जो संख्या आएगी वो इवन नंबर ही आएगा। और इवन नंबर क्या होता है, या तो जो 2 से पूरा पूरा भाग हो सकता है, दूसरा या फिर जो 2 का मल्टीपल है, या फिर पूरी डेफिनेशन जो संख्या 2 से भाग होकर 0 शेष दे उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। एक है फिर आपका ओड नंबर, बस जहां पर एक चीज पता चल जाती है दूसरी उसके थ्रू प्रूव कर सकते हैं हम कि जो 2 से भाग नहीं होता वो आपका ओड नंबर है, यहां से भी काम चलेगा। दूसरा इसकी जनरल फॉर्म, एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन ये है, जो संख्या 2 से भाग होने पर एक शेष दे, वो संख्या जो 2 से भाग होने पर एक शेष दे वो आपका ओड नंबर होती है, विषम संख्या होती है। अब आप देख लो, यहाँ पर क्यू का मान कुछ भी रख लो, यहां से जो भी संख्या निकल के आएगी वो ओड नंबर ही निकल के आएगी। इनको हल्के में मत लेना, यहां से आगे क्वेश्चन आएंगे इनकी जनरल फॉर्म से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्राइम नंबर की भी बताई थी आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आप q को 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर q को 1 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 5 हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो ये आपके ओड नंबर है, ये आपके इवन नंबर है, ये आपके प्राइम नंबर की जनरल फॉर्म है। अब एक होता है आपका ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच 2 का अंतर होता है। ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच डिफरेंस 2 का होता है, जैसे कि आपका 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं और इनके बीच का डिफरेंस 2 है। आगे जैसे कि 5 और 7 भी हो सकता है, जैसे कि 11 और 13 भी हो सकता है, जैसे कि 17 और 19 भी हो सकता है। आगे चलूं अगर मैं, तो आपका 31 और 29 भी हो सकता है। मैंने इनको उल्टा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या हो सकता है, 41 और 43 भी हो सकता है, 59 और 61 भी हो सकता है, आपका 71 और 73 भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपके ये ट्विन प्राइम नंबर 100 तक 8 होते हैं। मैंने 8 लिख दिए आपके सामने, एक पेयर 2 3 4 5 6 7 8, आपके 100 तक 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद ये जो आपके ट्विन प्राइम नंबर इनके बीच 2 का अंतर होता है, लेकिन ऐसे 3 प्राइम नंबर हैं जिनके बीच 2 का ही अंतर होता है। 3 5 7, काफी क्वेश्चन बनते हैं इनसे। 3 5 7 3 ऐसे प्राइम नंबर है जिनके बीच 2 2 का अंतर है। ट्विन प्राइम नंबर के बाद आता है आपका को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं ऐसी 2 संख्याएं, वो प्राइम भी हो सकती हैं और कंपोजिट भी हो सकती हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे कि 8 और 25 है। 8 और 25 दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं आपकी, लेकिन इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर मतलब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है एक के सिवा जो इन दोनों को भाग कर दे। इन नंबरों की मैं कोई आपको स्पेसिफाई नहीं कर रहा है इनको, ये आपके
रेशनल नंबर, सॉरी, आपके कंपोजिट नंबर हो सकते हैं, आपके प्राइम नंबर हो सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि इनका कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए, ये सिर्फ एक से भाग होने चाहिए। जैसे कि अब मैंने एक नंबर ले लिया आपका प्राइम नंबर, एक ले लिया कंपोजिट नंबर, तो भी चलेगा। इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने जितने भी नंबर लिखे हैं इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे दो नंबर जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है उन्हीं को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, ये आपस में सहभाज्य हैं, कहने का मतलब दोनों एक तरीके से अभाज्य वाला रोल अदा कर रहे हैं, किसी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं होते, जबकि इंडिविजुअली ये नंबर प्राइम भी हो सकते हैं, ये नंबर कंपोजिट भी हो सकते हैं। चलिए जी, अब एक बात और बचती है प्राइम नंबर के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। प्राइम नंबर को कैसे पहचाने कि ये प्राइम नंबर है? इसका तरीका ये रहेगा कि कोई एन नंबर को ये चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। इससे बड़ा जो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको देखो, कोई इससे जो बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको देखो, और उस तक का कोई भी नंबर उसको भाग कर सकता है, लेकिन उससे बड़ा कोई भी नंबर उसको भाग नहीं कर सकता। शायद इस तरीके से लिख रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। एक नंबर है आपका ये 273, मुझे ये पता करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं। एक तो मेरे पास तरीका है ही है, अगर इसको सिर्फ एक और ये खुद ही अपने आप को भाग करे तो ये प्राइम नंबर है, लेकिन उसके लिए तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि कोई इसको कोई और भाग तो ना कर रहा हो। अब मैं कहां तक चेक करूं? 273 तक ही चेक करूं क्या? उसके लिए हमने एक कैप लगा दी। मैं ये चेक करूंगा कि ये कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास है जो इससे बड़ा है। जो इससे बड़ा है वो है मेरा, ये हो जाएगा 256 होता है 16 का, 289, ये 17 के वर्ग से छोटा है। तो बस मैं 17 तक ही चेक करूंगा, मैं 17 तक ही चेक करूंगा। 17 तक के जो आपके नंबर हैं वो अगर इसको भाग करते हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो 17 तक का कोई भी नंबर इसको भाग नहीं कर रहा तो फिर ये प्राइम नंबर है। आपके दिमाग में एक चीज और आएगी कि सर 17 नंबरों तक चेक करना है। नहीं, उन 17 नंबरों को आप बहुत जल्दी कैटेगराइज कर सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दो ही एक ऐसा नंबर है जो आपका प्राइम नंबर है और इवन नंबर है। उसके बाद कोई भी आपका जो नंबर इवन नंबर होगा वो आपका कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। कोई भी सम संख्या आपकी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती दो से बड़ी। तो ये तो आपकी एक विषम संख्या है, विषम संख्या तो अभाज्य संख्या हो सकती है ना। लेकिन अब दूसरी बात हमें ये पता है कि कोई भी विषम संख्या को सम संख्या भाग नहीं कर सकती, किसी भी ओड नंबर को कोई इवन नंबर भाग नहीं कर सकता। कहने का मतलब 17 तक जितने भी इवन नंबर आते हैं उनसे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब नंबर आ गया मेरे पास 3, 5, 7, 11, 13, 15 और 17। आप अभी भी कहोगे कि सर अभी भी बहुत सारे नंबर बचे हुए हैं। दूसरा, फिर आप चेक करो 3 से। 3 से आप देखते ही नंबर को चेक किया करो। जब आपको ये पता करना हो कि ये नंबर प्राइम है या नहीं, उसको सबसे पहले देखते ही ये चेक करो कि वो 3 से भाग हो रहा है या नहीं। उसके लिए आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो जाएगा तो वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अर्थात अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो वैल्यू भी 3 से डिविजिबल है। इसके अंकों का योग कर रहा हूं मैं, 7 और 3 10 और 2 12, तो ये तो 3 से भाग हो रहा है। क्योंकि ये 3 से भाग हो रहा है तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये 3 से भाग ना होता, अगर मैं इस 3 की जगह, बस चलो फिर रहने दो, छोड़ दो, यहीं पे आंसर आ गया मेरा। अगर फर्ज करो 1 मिनट के लिए मान लो कि ये 3 से भाग नहीं होता। दूसरा, अगर ये 3 से भाग नहीं होता ना तो ये 3 के किसी भी मल्टीपल से भाग नहीं होगा। तो 3 के कौन कौन से मल्टीपल है इसमें? 3 में 3 का एक और मल्टीपल है 15। 15 से चेक करने की जरूरत नहीं है, 9 से भी चेक करने की जरूरत नहीं है। हालांकि 9 मैंने लिखा नहीं, 9 को लिखना था, बस 3 से चेक करना है। 3 के किसी भी मल्टीपल से फिर आगे भाग नहीं होगा। और 5 से चेक करने की जरूरत नहीं है। जिस संख्या के अंत में 5 आता है या 0 आता है वो 5 से भाग हो जाती है। तो 0 तो आएगा तो वो कभी भी आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो 0 कर दे तो वो 2 से और 5 से दोनों से भाग हो जाएगा। लेकिन अगर उसके लास्ट में 5 है वो तो भी आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 5 तो फिर 5 से ही भाग हो जाएगा। इसका मतलब आपको 5 से भी चेक करने की जरूरत नहीं है।
इसका मतलब आपको हमेशा ही जब प्राइम नंबर चेक करना होता है तो ज्यादातर इन्हीं नंबरों से चेक करना पड़ता है, यहां तक काम चल जाएगा, ठीक है। और यहां तक भी इन तीनों का, वैसे तो इन सभी का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा मैं आगे, लेकिन 7, 11, 13 यहीं पर है, इनको यहीं बता देता हूं। कोई भी आपका नंबर है, कोई भी आपका नंबर है, उसके 3-3 अंकों के जोड़े बनाओ। 3 अंकों का एक जोड़ा बना दिया, 3 अंकों का जोड़ा एक बना दिया, जो इनका डिफरेंस आएगा ना वो निकालो। अगर ये डिफरेंस 7 से भाग होता है तो ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी। अगर ये डिफरेंस 11 से भाग होता है तो ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी। अगर ये डिफरेंस 13 से भाग होगा तो ये संख्या 13 से भाग हो जाएगी। आपके दिमाग में आएगा सर अगर 6 अंकों की जगह 5 अंकों की संख्या हो, अगर ऐसी हो तो हम क्या करेंगे, कोई नहीं 6 अंक बना लो, एक जीरो लगा लो यहाँ। अब तो 6 अंक हो गए, ये 3 अंकों का जोड़ा है, ये पीछे से 3 अंकों का जोड़ा है। आपको हो गया कि सर 4 है, कोई बात नहीं 2 जीरो लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ये लो। आप बोलो कि सर 3 अंकों की संख्या है, तो फिर 3 अंकों की संख्या है तो 7, 11, 13 की आपको टेबल नहीं आती क्या, तो फिर हम डायरेक्टली ही चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया प्राइम नंबर के बारे में। अब इस प्राइम नंबर के बारे में बताते बताते मैंने को प्राइम नंबर के बारे में भी बता दिया, आपको कंपोजिट नंबर के बारे में भी बता दिया। अब यहां से आगे एक नंबर और बच गया हमारा, वो है परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या चीज है भाई, ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का सम एक्सेप्ट इटसेल्फ, उसको खुद को छोड़ के अगर उस नंबर के बराबर आ जाए। ऐसे बताने में आपको समझ नहीं आएगा, जैसे कि 6 एक नंबर है, अगर मैं इसके फैक्टर लिखना चाहता हूं तो फैक्टर क्या होते हैं आपको याद होना चाहिए। फैक्टर वो सभी संख्याएं हैं जो इसको पूरा पूरा भाग करती हैं। इसको पूरा पूरा भाग करता है 1, 2, 3 और 6, ये इसको पूरा पूरा भाग करती हैं, तो ये 4 इसके फैक्टर हैं। तो इस खुद की संख्या को छोड़कर, इटसेल्फ, इसको छोड़कर बाकी सभी फैक्टर का जोड़ करो, अगर ये जोड़ इस संख्या के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये आपकी एक पूर्ण संख्या है। एग्जांपल के लिए 28 के फैक्टर्स लिखिए, वो है 1, 2, 4, 7, 14 और 28। ये सब इसको पूरा पूरा भाग करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर रट के आए हो कैसे लिखने के लिए, कुछ नहीं है, मैं आपको लिखने सिखाऊंगा। किसी भी नंबर के अगर इस तरीके से फैक्टर लिखने हैं वो बहुत आसान है। अब ये जो मैंने सारे फैक्टर लिखे हैं इसमें लास्ट वाला छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो 28 ही आएगा। 14 ये और 14 ये, 28 आ गया। इसका मतलब ये भी आपकी एक पूर्ण संख्या है। इसके बाद आप चेक करते चले जाओगे, कहीं नहीं मिलेगा आपको, फिर 496 है डायरेक्टली। तो मैंने आपको 3 पूर्ण संख्याएं बता दी हैं। अब आपको कमेंट में आंसर करना है आपकी 4th परफेक्ट नंबर कौन सा है। 3 मैंने लिख दिए हैं, एक 6 है, एक 28 है, एक 496 के फैक्टर लिख के देख लेना, और साथ में आपने 4th अपना वो बताना है, परफेक्ट नंबर बताना है। तो इसका मतलब जो मैंने ये आपको बताया था, ये डायग्राम, इसके बारे में अब हमें पूरा नॉलेज हो गया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, इनको कैसे लिखना है, कैसे पहचानना है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं हमें पता चल गया, आपके कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमें पता चल गया, हमारे परफेक्ट नंबर क्या होते हैं हमें पता चल गया। तो मुबारक हो, आपको पूरा नंबर ट्री आ गया है। अगर आप केवीएस का एग्जाम जाके देने वाले हो तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। आपका जो पहला टॉपिक है रियल नंबर, उससे 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे और वो इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। बस वो क्वेश्चन अब मैं आपको कराने वाला हूँ। मैंने बेसिक आपको कुछ चीजें बताई हैं, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक चीज और बताता हूं, देखो मैं हर पेज को अलग अलग लेके आपको चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये शीट सोल्ड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी सिर्फ आज वाली। उसके बाद अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो अपनी तरफ से कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये एक तरीके से आपके नोट्स ही हैं, ये क्लास के साथ आपको मिलेंगे। इसकी आप पीडीएफ रख लो अपने पास या इसका प्रिंट आउट निकलवा लो, एक तरीके से आपके पास नोट्स खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। अपनी आप इस तरीके से मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज की क्लास का आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो अब तक पढ़ा है, क्या वो हमें वो समझ आ गया, उस प्रकार के सारे क्वेश्चन में लेके आया हूं। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 to 90, 60 to 90 जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं उनका सम बताना है। इनका कोई डायरेक्टली फार्मूला नहीं है, कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि प्राइम नंबर कोई आपके स्पेशल डिफरेंस पे नहीं होते, तो आपको प्राइम नंबर लिख कर ही जोड़ने पड़ेंगे।
तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर फिर आपने वो एक हमें 10 अंकों का नंबर क्यों याद कराया था। उससे फायदा हमें ये होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि 60 से लेकर 90 तक आपके प्राइम नंबर होते कितने हैं। जब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा ना, तो आप इस कंफ्यूजन में नहीं रहोगे कि कोई मैंने नंबर छोड़ तो नहीं दिया, कोई मैंने नंबर ज्यादा तो नहीं ले लिया। अब मैं एक बार वो नंबर दोबारा लिख रहा हूँ, 44, 22, 322, 321। ये है 10, ये है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब 60 से 90 तक अगर आपने इस 60 वाले को भी ले लिया तो गलत हो जाएगा। इस 60 में क्या है मैं बताना चाहता हूं आपको। इस 60 में है आपका 51 से लेकर 59 तक के नंबर। अगर आपको 60 से बोला जाता है ना, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे 60 से का मतलब है कि 60 के बाद ये नंबर लेने हैं आपने, 60 के बाद वाले नंबर लेने हैं आपने। ठीक है, अब ये नंबर कितने हो गए, ये 60 के बाद 61 से शुरू हो गया है और यहां तक 90 तक हो गए। अब ये नंबर देखोगे आप तो 3 और 2 5 और 3 7। मुझे ये पता चल गया है कि 60 से लेकर 90 तक आपके 7 नंबर हैं। तो बस अब वो 7 नंबर लिखो और जोड़ दो। कहां से आगे पता करने हैं, 60 के बाद। तो 60 के बाद एक नंबर है आपका 61 और एक है नंबर आपका 61 के बाद। अब इस पूरी लाइन में देखो, मुझे पता है इसमें 2 हैं, एक नंबर और बचा हुआ है, वो है आपका 67। तो अब मैंने ये 2 नंबर ढूंढ लिए। अब इसका फायदा ये होगा, अब आगे हैं आपके 71 से लेकर 80 तक 3 नंबर। वो कौन कौन से हैं, एक तो 71 ही है, एक आपका 73 है, एक आपका 79 है। ये 3 नंबर भी लिख लिए। अब 81 से लेकर 90 तक 2 हैं। अब वो 2 कौन कौन से हैं, एक तो है आपका 83 और एक है आपका 89। बस इन सभी को जोड़ना है। जोड़िए, इनको जोड़ लेता हूं एक बार, या डायरेक्टली ऊपर जोड़ लो, आसान हो जाएगा। 1 और 1 2 और 3 5, 8 और 7 15 और 6 21। इनको जोड़ेंगे, 7 और 3 10 और 9 19। एक कैरी हो गया, 8 और 8 और एक कैरी ले लिया, 8 और 8 16, 16 और 6 22। और ये नंबर यही लिख लेता हूँ डायरेक्टली, जोड़ लो इसको। 9 और 9 18, 18 और 5 23, जिसके अंत में 3 है वो मेरा आंसर है। 2 ऑप्शन है भाई, यहां से 2 आ गया है। तो 7 और 3 10, 10 और 2 12, 523 आपका आंसर आ गया है और ये आपका आंसर है। बस ये नंबर मुझे इस बात की हेल्प करेंगे कि इन 10 नंबर के बीच इतने प्राइम नंबर हैं, उनको लेकर लिखकर हम इस बात के लिए सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ना तो कोई हमने फालतू नंबर ऐड कर लिया, ना ही कोई नंबर छोड़ा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। मैंने अभाज्य संख्या ढूंढनी बताई थी आपको कि कैसे ढूंढनी है। अब ये आपके पास ये नंबर लिखे हुए हैं, इन सभी को अलग अलग चेक करना है। मैंने बताया था कि जैसे ही आपके नंबर सामने आते हैं, सबसे पहले उसको 3 से चेक कर लिया करो। मैंने इसको चेक किया, ये हो जाएगा 7 और 7 14, तो ये तो 3 से भाग नहीं होता। फिर मैंने इसको चेक किया, ये हो गया है इसका जोड़ 13, ये भी 3 से भाग नहीं होता। इसका जोड़ा रहा है 8, ये भी 3 से भाग नहीं होता। उसके बाद ये है 221 है, ये भी मेरा 3 से भाग नहीं होता क्योंकि इसका जोड़ 5 है। अगर ये 3 से भाग नहीं होता तो इसका मतलब 3 के किसी भी मल्टीपल से भाग नहीं होगा। ये किसी इवन नंबर से इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ना ही 5 से चेक करने की जरूरत है, क्योंकि इनमें किसी में भी 5 नहीं है। तो इसका मतलब मैंने चेक करने हैं, 7 से शुरू होना है, 7 11 13 17 19। अब यहां से आगे क्यों नहीं गया मैं, देखो यहां तक आपके कौन कौन से नंबर चेक होंगे। ये है आपका 225 होता है 15 का वर्ग, ये 15 तक के नंबरों तक ही चेक करना है। ये है 161, इसको सिर्फ, ये है आपका 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 129, सिर्फ इन नंबरों से चेक करने की जरूरत है इसको। अगर मैं इसको चेक करता हूं तो आपका 19 का वर्ग होता है 361। कहने का मतलब इसको सिर्फ आपको 19 तक ही चेक करने की जरूरत है। तो इस तरीके से मुझे पता है कि इनको कितने नंबर तक चेक करना है और इन नंबरों से चेक करना है। ठीक है, अब दूसरा यहां पर एक रूल हम और लगा सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं दूसरा, इससे थोड़ी सी रेफरेंस मिलेगी, हालांकि ये जरूरी नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका प्राइम नंबर इस फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन जो इस फॉर्म में लिखा जा रहा है वो जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस हम यहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन अब हम डायरेक्टली चेक करेंगे। मैं 7 से इसको चेक कर रहा हूँ सबसे पहले। चलो पीछे से लग जाता हूँ क्योंकि छोटे नंबर है। 7 को इससे चेक किया, 7 दिया 21, यहाँ बच गया है 11, ये 7 से भाग नहीं होता।
संख्या 11 से कब भाग होती है? जब उसके भी समस्थानों का योग जोड़ के समस्थानों में से घटाएं। तो ये 11 से भी भाग नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको 13 से चेक करता हूं तो ये हो जाएगा 13 एकम 13, बच गए हैं 9, 13 से भाग हो गया है ये। इसका मतलब ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है। इस पे आया, पहले 7 से चेक किया, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये तो 7 से ही भाग हो गया है। ये लीजिए, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब इसको मैंने इन नंबर से चेक करना है, तो पहले मैं 7 से कर लेता हूँ। 7 5 35, 2 बच गए हैं, 7 से भाग नहीं होता। 11 से तो भाग नहीं हो रहा है ये। 13 से किया तो 13 दूनी 26 बच गए हैं, 11 113, 13 से भाग नहीं हो रहा है। 17 से किया, 17 दूनी 34 बच गए हैं, 5 53 नहीं हो रहा है। नहीं, 17 दूनी 34, 3 बच गया है, 33 नहीं होता। 19 से करता हूँ, 19 से एकम 19, ये इनमें से किसी भी नंबर से भाग नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये डिविजिबिलिटी रूल अभी बताना है, मैं बता दूंगा आगे चल के आपको। फिलहाल यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं थी, तो इन क्वेश्चनों को कराना यहाँ पर जरूरी है। 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? बस उसको लिख लो एक बार। 44, 22, 322, यहीं तक आ गए हैं आपके बस। 10, 20, 30, 40, 50। आपको बोला है 40 से 50 के बीच, तो इसको छोड़ दो। जहां से बोला जाता है उसको छोड़ दो, बस अगले वाले को काउंट करो। आपकी 3 होती है और ये आपका आंसर है। ठीक है, 40 से 50 के बीच का मतलब है 41 से 49 तक की संख्याओं में पता करना है। वो सिर्फ इसमें है, ये 40 तक आ गई है, 41 से 49 तक इसमें है। आगे है आपका 20 से लेकर 50 तक की आपकी कितनी अभाज्य संख्या है? फिर उसको लिख लो एक बार। 44, 22, 322, 10, 20, 30, 40, 50। मैंने बताया अगर 20 से आगे की चेक करनी है तो इसको छोड़ो पहले। 20 से 50 तक ये ऐड कर लो बस। ये हो जाएंगे आपकी 7। ये लीजिए, 7 आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 90। आपके 3 प्राइम नंबर का जो सम है ना वो 90 है। इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 30, उनमें से एक नंबर दूसरे से 30 ज्यादा है, तो आपसे पूछा है कि देन वन ऑफ द नंबर इज, उनमें से एक नंबर बताओ। यहां पर एक छोटी सी चीज और सीखने की जरूरत है, पहले मैं आपको वो बताता हूं। अगर आप दो इवन नंबर को जोड़ते हो ना, इवन नंबर पढ़ चुके हैं हम, तो रिजल्ट आपका इवन ही आएगा। एग्जांपल देके बताऊं, 2 + 4 6, 12 + 16 28। आप कितने भी दो इवन नंबर जोड़ लो, उनका रिजल्ट हमेशा जो आएगा वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर आप दो ओड नंबर जोड़ते हो तो भी रिजल्ट आपका इवन ही आएगा। आप चेक करके देख लो। 5 + 7 12, इवन नंबर है आपका। 11 + 19 30, इवन नंबर है आपका। आपका 51 + 37 88, आपका इवन नंबर है। इसका मतलब अगर दो ओड नंबर को ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा। उसके बाद अगर इवन या ओड को ऐड करूं तो रिजल्ट आपका हमेशा ओड आएगा। तो बस ओड रिजल्ट एक बार ही आया। अगर इवन और ओड को ऐड करता हूं, करके देख लो। 3 और 4 को ऐड किया 7 आया। 11 और 24 को ऐड किया तो 35 आया। आपका 25 और 36 को ऐड किया तो आपका 61 आया। आप प्रूफ खुद ही करके देख सकते हो। मैं ये आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप खुद ही अपना दिमाग लगा सकते हो, इन पे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। कोई एग्जांपल लेके देखो, दो नंबर का तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इवन और इवन नंबर को जोड़ा जाता है तो इवन आता है, ओड और ओड को जोड़ा जाता है तो इवन आता है, इवन और ओड को जोड़ा जाता है तो आपका ओड आता है। ठीक है, अब इसको आप घटाने के लिए भी खुद से चेक कर सकते हो, आप गुणा करने के लिए भी खुद से चेक कर सकते हो। ये आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। जैसे कि आप इवन में से अगर इवन घटाओ तो रिजल्ट क्या आएगा। अब मैं रिजल्ट लिख नहीं रहा हूं, आप निकाल के देख लो ना। अगर आप 12 में से 6 घटाओ तो 6 आया। आप 34 में से अगर 12 घटाओ तो आपका 24 बचेगा, शायद 24 बचेगा। 24 क्यों बचेगा भाई, 22 बचेगा। तो आप देख रहे हो, जब आप इवन में से इवन घटा रहे हो तो रिजल्ट इवन आ रहा है, ये लो। अगर आप ओड में से ओड घटाओगे तो भी रिजल्ट आपका इवन ही आएगा। देखो ये दोनों सेम आए। ठीक है, देख लो आप।
7 में से 5 घटाओ 2, 11 में से 3 घटाओ 8। ठीक है, ऐसे ही मैंने अब एक और ये भी लिख लो आप, अगर आप E1 में से ओड घटाओगे तो रिजल्ट आपका ओड आएगा। इसको भी चेक करके देख लो, आपका 12 में से 7 घटा दो 5 आ गया। तो ये आपको याद होने चाहिए डायरेक्टली। हालांकि जहां पर भी जरूरत पड़ेगी आप इस तरीके से खुद भी बना लोगे, लेकिन अगर याद रहेगा तो चीजें आपके लिए आसान रहेंगी। ऐसे ही आपने मल्टीपल वाले भी लिखने हैं, ऐसे ही आपने डिवाइड वाले भी लिखने हैं, आप लिख लेना इनको। अब आगे चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको ये बताया गया है कि 3 प्राइम नंबर हैं और उनका जोड़ 90 है। चलिए जी, मैंने 3 प्राइम नंबर ले लिए, ए बी सी, इनका जोड़ है 90। पहले मैं एक बात सोचता हूं, हमारे प्राइम नंबर ज्यादातर क्या होते हैं, अगर मैं 2 को एक्सक्लूड कर दूं, 2 को छोड़ दूं, तो ये तो हमेशा ओड ही होते हैं। अगर मैं इन तीनों को ओड लेता हूं, ये भी मैंने ओड ले लिया, ये भी मैंने ओड ले लिया और ये भी मैंने ओड ले लिया, यानी कि तीनों मैंने विषम ले लिए, तो क्या होगा, 2 ओड जुड़ के इवन बनाते हैं। मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले, ये 2 ओड मिलके इवन बनाएंगे। उसके बाद इसमें मैं अगर एक ओड जोड़ूंगा तो मेरा रिजल्ट ओड आ जाएगा, लेकिन मेरा रिजल्ट तो इवन आ रहा है। तो इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि इन तीनों में से एक इवन है, और वो एक इवन क्या हो सकता है, एक इवन तो मेरे पास 2 ही है। तो कहने का मतलब इनमें से मैंने एक प्राइम नंबर तो निकाल दिया और वो है 2। वो सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि 3 ओड नंबर का अगर मैं सम करूंगा तो ओड आएगा। अगर ये इवन आया हुआ है ना, तो इन तीनों में से एक इवन है और वो एक इवन 2 ही हो सकता है। तो मैंने एक प्राइम नंबर निकाल लिया, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने 2 को उधर घटा दिया, तो बाकी जो 2 प्राइम नंबर बच गए हैं ना, उनका जोड़ 88 आ गया। अब बात ठीक है, अब ये दोनों ओड ही बचे हुए हैं और दोनों ओड का सम आपका 88 आ गया। अब वो ये कह रहा है कि आपका एक प्राइम नंबर दूसरे से 30 बड़ा है। अगर कोई नंबर इससे 30 बड़ा है वो तो 32 आएगा। 32 तो मेरा इवन नंबर, सॉरी प्राइम नंबर नहीं होता। इसका मतलब वो जो 30 बड़ा है ना, वो इन दोनों, ये दोनों आपस में एक दूसरे से 30 छोटे या बड़े हैं। कहने का मतलब अगर मैं इनको आपस में घटाऊं तो 30 आएगा। क्या ये बात आपको समझ आई? क्वेश्चन में उसने ये बोला था कि एक प्राइम नंबर दूसरे से 30 बड़ा है, तो इससे 30 बड़ा तो 32 है। 32 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो 2 नंबर बचे हुए हैं ना, इनके बीच का ही डिफरेंस आपका 30 है। अब ये चीज आप रट लें। इस तरीके से जब आपके पास कभी भी सिचुएशन आती है तो आप इनको इक्वेशन बना के हल कभी नहीं करोगे, आप यहीं पर शपथ उठा लीजिए। जब आपको पता चले उन्हीं 2 नंबर को जोड़ रखा है, उन्हीं 2 नंबर को घटा रखा है, तो अगर इनमें से बड़ा नंबर निकालना है, अब बड़ा कौन सा है इसमें से, भाई जब ए में से बी घटा के प्लस का नंबर आया है, इसका मतलब ए बड़ा है। अगर आपने बड़ा नंबर निकालना है तो इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो। अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो ये 118 आ गया, इसको 2 से भाग किया तो 59 आ गया। ठीक है जी, शायद 59 इसमें है, आपका आंसर भी आ गया है। अगर आपको इनमें से छोटा नंबर निकालना हो तो इनको आपस में घटा लो और फिर 2 से भाग कर दो, तो ये आ गया है 29। तो मैंने आपके तीनों नंबर निकाल दिए हैं, एक 2 है, एक 29 है, एक 59 है। इनको जोड़ोगे तो 90 ही आएगा। और ये क्वेश्चन आपका ठीक ठाक लेवल का था, आपके एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट सीखने के लिए मिलेगा इस क्वेश्चन में आपको। यहां पर दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द फॉर्म। इसमें कितने प्राइम फैक्टर हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताने हैं आपने। देखो पहले मैंने आपको बताया सिर्फ फैक्टर, सिर्फ फैक्टर होता है गुणनखंड। फिर मैंने एक वर्ड जोड़ दिया इसके आगे कि प्राइम फैक्टर। अब इससे क्या समझ आया आपको? प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड। अब ये क्या चीज है? अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है कि जो आपका गुणनखंड आया है ना, वो अभाज्य होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने 6 के आपके प्राइम नंबर गुणनखंड लिखे, पहले मैं फैक्टर लिख रहा हूं उसके, तो वो है 1 2 3 और 6। ये मैंने उसके आपके प्राइम, सॉरी गुणनखंड लिखे, इसके फैक्टर लिखे। अब मैं कहता हूं इनमें से आप इसके प्राइम फैक्टर लिखो, जो प्राइम है वो फैक्टर लिखो। तो आप देखोगे इसमें प्राइम फैक्टर है 2 और 3, बस 2 ही है। तो कहने का मतलब 6 के गुणनखंड तो हैं 4, लेकिन
इसके प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, इसमें से अभाज्य दो ही संख्या है तो दो ही है। तो आपको समझ आ गया ये प्राइम फैक्टर और फैक्टर क्या होते हैं, ये अलग अलग बातें हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताता हूं आपको, 12 के पहले मुझे फैक्टर बताओ, गुणनखंड बताओ, तो वो होंगे जो 12 को भाग करते हैं। ये सभी 12 के फैक्टर हैं। मैं कहता हूं कि 12 के प्राइम फैक्टर लिखो, तो इसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? इसमें प्राइम फैक्टर है 2, 3, ये दो ही प्राइम फैक्टर हैं। लेकिन अब एक बात और ध्यान देने वाली है, यहां पर ये प्राइम फैक्टर तो 2 हैं, लेकिन अब ये प्राइम फैक्टर 2 भी तो कई बार आ रहा है इसमें। 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है। कहने का मतलब अगर मुझे पूछा जाए कि इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 2 और 3 है, लेकिन इसमें 2 की भी तो कुछ संख्या है ना, 2 इसमें कई बार आ रहा है, इसमें 3 कई बार आ रहा है, तो उसके लिए हम प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं इस तरीके से कि 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो मुझे पता चला कि इसमें जो 2 प्राइम नंबर है ना वो 2 बार आ रहा है और 3 आ रहा है 1 बार। तो इसके प्राइम फैक्टर तो 2 और 3 ही थे, लेकिन ये 2 बार आ रहा है, तो ये तो इसके प्राइम फैक्टर हैं और ये इसके फैक्टर हैं। अगर मेरे से ये पूछा जाए कि इसके प्राइम फैक्टरों की संख्या बताओ, संख्या कितनी है, तो मैं ये कहूंगा कि 2 प्राइम फैक्टर तो ये हैं और एक ये है, तो इसके 3 प्राइम फैक्टर हैं। भाई गिन के बताना है कितने प्राइम फैक्टर बने हैं, और यही सेम इस क्वेश्चन में पूछा है। ये पूरी जो चीज मैंने गा दी है इससे आपको समझ आ गया होगा। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि प्राइम फैक्टरों की संख्या बताओ कितनी है। अब संख्या हम कैसे बताएंगे? पहले तो मैंने देखा 8 की पावर 10 का मतलब ये है कि 8 इसमें 10 बार गुणा हो रखा है। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या 8 प्राइम नंबर है? 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, ये तो 2 से भाग हो रहा है, 4 से भाग हो रहा है। तो पहले 8 को प्राइम नंबर बनाओ। 8 को प्राइम नंबर कैसे बना सकते हैं? 8 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो ये होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से करके देख लो। तो मैं 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3। भाई 2 3 बार आ रहा है ना, अगर 2 3 बार गुणा हो रखा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 की पावर 3। इट मींस मैं इस 8 को रिप्लेस कर सकता हूं 2 की पावर 3 से। तो मैंने इस 8 को रिप्लेस कर दिया 2 की पावर 3, और बाहर जो पावर 10 लिखी हुई थी वो ऐसे कैसे है। एक बात आप नोट कर लेंगे, आगे ही स्लाइड में आपको बताऊंगा। अगर a की पावर m है और ऊपर पावर n है, यानी कि बीच में इस तरीके से ब्रैकेट लगी हुई है, तो ये पावर आपस में गुणा हो जाएंगी, a की पावर हो जाएगी m n। यही सेम नियम यहाँ पर लगेगा, इनकी गुणा हो जाएगी तो 2 की पावर हो जाएगी 30। तो इसका मतलब 8 की पावर 10 का दूसरा अर्थ ये है कि 2 की पावर 30। और अब 2 आपका प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब जो 2 प्राइम नंबर है ना वो इसमें 30 बार आ रहा है, तो ये इसमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर इसके 30 हो गए हैं। ठीक है जी। अब फिर आगे है आपका 9। 9 की पावर 7 का मतलब है 9 7 बार गुणा हो रहा है, लेकिन 9 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो चलो 9 को प्राइम नंबर बनाते हैं। तो 9 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो आता है 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 को ही मैं बोल सकता हूं 3 की पावर 2, यानी कि 9 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं 3 की पावर 2 से। तो इसका मतलब 9 की जगह लिख दिया मैंने 3 की पावर 2, और बाहर पावर है 7, और पावर के ऊपर पावर लिखी है तो आपस में गुणा हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 14। 9 तो आपका प्राइम नंबर नहीं था, लेकिन अब 3 प्राइम नंबर है, और 3 कितनी बार है? 14 बार। इसका मतलब इसमें 3 के 14 फैक्टर है, ये लीजिए। तो 14 फैक्टर ये आगे। अब आगे बचा हुआ है 7। 7 की पावर है 8। अब 7 8 बार गुणा हो रहा है, लेकिन 7 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो मैं 7 को तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो इसमें 7 के 8 फैक्टर और हैं, ये आपके टोटल प्राइम फैक्टर हैं। प्राइम फैक्टरों की संख्या कितनी आ गई है? ये हो गया है आपका 22। 22 और 30 52। ये लीजिए। ठीक है जी। अगर आपसे सिर्फ फैक्टर की संख्या पूछी जाती, अगर ये शब्द मैं हटा दूं तो आपका आंसर बदल जाएगा। अगर आपसे सिर्फ गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो मैंने जिस तरीके से लिख दिए थोड़ी देर पहले वो उस तरीके से हो जाएंगे, उनको आगे फर्दर क्लास में पढ़ेंगे, उनको भी निकालना बड़ा आसान है। आगे है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द ए नंबर 540। अब इस नंबर के आपको प्राइम फैक्टरों की संख्या बतानी है।
पहले तो हमें क्या दिया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है, आपका एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कुछ नहीं है, आपके प्राइम नंबर्स का मल्टीपल ही है। तो पिछली बार आपको एक नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में गुणा करके दे दिया था, यहां पर आपको पूरा कंपोजिट नंबर दे दिया है, तो पहले आपने उसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब क्या इसके प्राइम फैक्टर ऐसे निकालने, अगर आप प्राइम फैक्टर ऐसे निकालने लग गए तो पेपर में सारा समय नहीं लगा दोगे। तो आपने क्या करना है, तो टेबल तो याद है ना। देखो एक बात आप ध्यान रखना, अगर आपने मैथ के टीचर बनना है तो एटलीस्ट आपको 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए, और यहाँ तो याद नहीं करा सकता, तो आपको 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए ताकि तुरंत देखते ही आपको कुछ आइडिया लगे। अब आपका जो 54 है ये 27 दूनी 54 है, मुझे ये नजर आ रहा है। अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा तो आपको ये नजर आना चाहिए कि 9 छिका 54 है, ठीक है। अब अगर आपको ये भी नजर नहीं आ रहा तो आपको नजर आना चाहिए कि 18 तिया 54 है। तो मैंने इस 54 को तोड़ दिया, और 54 के साथ एक्चुअल में 0 नहीं, इसका मतलब है 10 गुना हो रखा है, और 10 को मैं बोल सकता हूँ 5 गुना 2। इस तरीके से आपने इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, इस तरीके से नहीं करने हैं। अब आप 27 को क्या बोल सकते हो, 27 3 की पावर 3 होता है, अब इतना आपको पता होना चाहिए। दो बार गुणा हो रखा है तो इसको बोल सकता हूँ 2 की पावर 2, और 5 तो एक बार ही है, तो मैंने इसके प्राइम फैक्टर कर दिए। अब इसके फैक्टरों की संख्या बतानी है, तो यहाँ पर इसके 3 फैक्टर हैं, यहाँ पर 2 है, और 5 का तो एक ही है, तो इस तरीके से ये 6 आगे हैं, और ये आपका आंसर है। ठीक है जी। हर एक कंसेप्ट पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना है कोई मतलब नहीं होता, बस आपको समझा दिया है, आपको समझ आ गया होगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि उससे इससे कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन थोड़ी ना बन सकता है। बस आपको या तो एक पूरा नंबर दे देगा, आप ऐसे फैक्टर कर लेना, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेना, फिर 2 की जितनी पावर है वो उतने फैक्टर हो जाएंगे, 3 की जितनी पावर है उतने फैक्टर हो जाएंगे। अब उसके बाद आपसे एक चीज और पूछी गई है, इसके बारे में बता चुका हूं मैं, आप देखते आंसर बताओ। बस आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स द को प्राइम नंबर्स, सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा इनमें से कौन सा है। सहभाज्य संख्याएं वो दो संख्याओं का जोड़ा होता है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर उनके बीच कॉमन फैक्टर 1 हो। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं इन दोनों को देख रहा हूं। आपको पता है 41 तो एक प्राइम नंबर है, 41 तो एक प्राइम नंबर है, तो यहां पर ये जोड़ा भी आपका ऐसा है कि जहां इस पर कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आपका आंसर हो सकता है पहले वाला। दूसरा मैं इसकी बात करूं तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, इसका मतलब ये ऑप्शन मैंने गलत लिख दिए हैं। देखो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, ये मेरे को प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। इन दोनों का कॉमन फैक्टर मेरा 3 है, ये भी मेरे को प्राइम नंबर नहीं हो सकते। लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपके को प्राइम नंबर्स के जोड़े हैं, क्योंकि इनके बीच भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और इनके बीच भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैंने गलती से दोनों ऑप्शन ठीक ले लिए हैं। ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। ठीक है, ऐसा एग्जाम में भी होता है। केवीएस का जब मैंने 2023 का पेपर पढ़ाया तो मैंने चेक किया कि एक क्वेश्चन में एक आंसर जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन में था ही नहीं, तो ऐसा कई बार हो जाता है, इसको मिसप्रिंट बोलते हैं। चलिए, हमने प्राइम नंबर्स के क्वेश्चन कर लिए, को प्राइम नंबर्स के जो हमें फैक्टर्स के बारे में जानना था वो हमने जान लिया है, ट्विन प्राइम नंबर जान लिए हैं। अब इनका एप्लीकेशंस जो हम इस तरीके से यूज करते हैं, ये हम अगर एडवांस मैथ या कॉम्पिटेटिव मैथ पढ़ रहे होते हैं ना, तो इसको हम सर्टेन इंडिसेस में डालते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये आपके 9th क्लास और 10th क्लास में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे, यही अपने रियल नंबर में ही पढ़ेंगे। अब ये शायद आपको कुछ तो पहले ही पता होंगे, अगर आपके कोई दो नंबर हैं जिनको गुणा किया गया है और उनके ऊपर कुछ पावर रखी हुई है, अगर वो दोनों नंबर सेम है तो उनकी पावर जुड़ जाएगी। ये पहला नियम ये कह रहा है, ये आपको पता होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ये कह रहा हूं कि 5 की पावर 3 है गुणा में 5 की पावर 2 है, तो मुझे पता है इन दोनों का बेस बराबर है, तो ये पावर डायरेक्टली जुड़ जाएगी और 5 की पावर 5 हो जाएगी। और ये कोई नियम कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि 5 यहाँ पर 3 बार गुणा हो रखा है और ये 5 2 बार गुणा हो रखा है, तो इस तरीके से मैं इनको गुणा करके देखूंगा तो मुझे पता चल रहा है कि 5 5 बार लिखा हुआ है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा नियम है, अगर मैं इसको हल करके करूंगा तो भी मेरा आंसर यही आएगा। लेकिन अब मैं बार बार ऐसे लिख के तो नहीं देख सकता, बस मैं ऐसे देखूंगा कि अगर बेस मेरा इक्वल है और बीच में मल्टीपल है तो पावर हमारी जुड़ जाएगी, एक नियम।
दूसरा नियम ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, अगर किसी नंबर के ऊपर पावर लिखी हुई है और फिर ब्रैकेट लगा के एक और पावर लिखी हुई है तो क्या होगा, ये आपस में मल्टीपल हो जाएंगी पावर। मैं ऐसा ही क्यों बोल रहा हूं कि ये ब्रैकेट लगा के लिखा होगा, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है। अब ये क्या है, ये 3 की पावर 2 है, वो ये कह रहा है कि 5 की तो पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, तो इसका मतलब है ये। लेकिन अगर ब्रैकेट लगा के लिखा हुआ है तो हम इनको गुणा कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, कभी इन दोनों को भी गुणा कर दो कहीं आपके क्वेश्चन में आ जाए। बस वो मैंने साथ में रिलेट करके बता दिया, इसको याद नहीं रखना, याद इसको रखना है कि अगर इस तरीके से ब्रैकेट लगा रखी है और एक ब्रैकेट के अंदर पावर एक बाहर, तो आपस में गुणा हो जाएंगे। उसके बाद एक नियम मेरा ये है कि बेस बराबर होने की बजाय आपकी पावर बराबर हो जाएंगी। जैसे कि 3 की पावर 5 है और 2 की भी पावर 5 है, तो मैं क्या करूंगा, बेस को गुणा कर लूंगा बस सीधा, और पावर को एक बार लिख देंगे। और ये भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, अगर मैं 3 को भी 5 बार लिखूं और 2 को भी 5 बार लिखूं तो मुझे पता है वो एक बार तो आपका 3 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, वो दोनों अंदर वाले गुणा हो जाएंगे और उसके बाद पावर एक बार लग जाएगी। तो चलिए, ये भी कुछ खास नहीं है। अब ये एक और चीज है, ये है कि गुणा की बजाय इनके बीच भाग हो। अगर गुणा की बजाय इनके बीच भाग हो तो ये पावर घट जाएंगी। अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीपल हो रही है, उनका बेस सेम है, तो उनकी पावर घट जाएगी। ये ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 की पावर 3 डिवाइड में 5 की पावर 2, तो आपको पता है ऊपर वाले का मतलब है 5 ऊपर 3 बार गुणा, और इसका मतलब है नीचे 5 2 बार गुणा, तो आपस में कटेंगे ही, 5 एक बार ही आएगा। तो इसी तरीके से मैंने डायरेक्टली घटा दिया इसको कि 3 में से 2 घटा दिया, क्योंकि बेस सेम है मेरा। तो ये भी नियम आपको पता चल गया। अब उसके बाद एक ये भी नियम काफी पेचीदा है, इसको डिटेल से आगे बताऊंगा भी, कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है। कोई भी नंबर हो, कोई भी आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, अगर आप उसकी पावर 0 कर देते हो तो वो 1 हो जाएगा। नेचुरल नंबर नहीं, चाहे वो आपका इंटीजर हो, कोई भी पूर्ण संख्या हो आपकी, अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, अगर किसी की पावर आपको माइनस में दे दी जाए, एग्जाम्पल के लिए 2 की पावर -5 दे दी है, तो अगर इस पावर की ये माइनस हटाना चाहते हो ना आप, तो आपको इसके बेस को पलटना पड़ेगा, 1/2 हो जाएगा बेस, और फिर पावर 5 हो जाएगी। ये कह रहा है नियम। ठीक है, ये सारे नियम आपको पता होंगे, मैंने एक बार आपको रिवाइज कराए हैं। इनका उल्टा भी ट्रू है, ये तो आपको पता ही है, क्वेश्चन इनका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा मेरा कहने का अर्थ ये है कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 5 की पावर x + 2, कि 5 की पावर x + 2, तो आप इसको लिख सकते हो कि 5 की पावर x गुणा में 5 की पावर 2। भाई अगर बेस बराबर है तो हम पावर को जोड़ के ऐसे लिखते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम। ये ऊपर इसके पावर में प्लस में 2 वैल्यू लिखी हुई है ना, तो उनको हम पावर को इसके साथ गुणा में लिख सकते हैं इस तरीके से। माइनस वाले के साथ भी ट्रू है ये। अगर 5 की पावर x - 2 लिखी हुई है, तो मुझे पता है हम माइनस तो भाग के टाइम पे करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 5 की पावर x भाग में 5 की पावर 2। ये बात आप ध्यान रखेंगे, शायद हो सकता है आपके लिए नहीं हो। ठीक है, अब अगर ये सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं, तो मैंने इससे पिछली क्लास में कुछ इरेशनल नंबर का जिक्र किया था। इरेशनल नंबर वो सभी नंबर होते हैं जो या तो रूट के अंदर हैं और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, या फिर क्यूब रूट के अंदर है और परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। दूसरी फॉर्म इनकी ये होती है, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। अब उन इरेशनल नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है, उन इरेशनल नंबर्स को कैसे घटाया जाता है, इनके बारे में आज हम थोड़ा सा और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको लिखा हुआ है कि a√x + b√x, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो अगर आपने इसको हल करना है तो आप क्या करोगे, ये √x कॉमन आ जाएगा एक तरफ और a + b। अगर मैं इसको रूट वाली वैल्यू में लिख के बताऊं आपको, तो अगर आपको ऐसे लिख के दे रखा हो, जब ये लिखा होगा
तब आप ये नहीं सोचोगे, पहले आपने ऐसे समझना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ √5 3 बार लिखा हुआ है और यहाँ ये √5 2 बार लिखा हुआ है। एक तो आप ऐसे समझ सकते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। यहाँ पर 3 बार लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, तो ये 5 बार हो गया है। एक तो आप ऐसे समझ सकते हो। दूसरा अर्थ ये है इसका कि एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के साथ मल्टीपल हो रहा है, एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के साथ मल्टीपल हो रहा है। अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लो। अगर आप इसमें से √5 कॉमन लोगे तो अंदर 2 + 3 बचेगा, वो भी आपका 5 आएगा। लेकिन ये आप ध्यान रखोगे, मैंने इसलिए यहाँ पर आपको लिख के बता दिया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगी, अगर यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगी इस तरीके से, मैंने इसको बड़ा कर दिया भाई, अगर कल को यहाँ पर बीच में माइनस आ गई तो मुझे पता है ये इसमें से घट जाएगा तो √5 आ जाएगा। सिर्फ 3 में से 2 गया, 1 √5, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब है √5 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ पर √5 3 बार लिखा हुआ है, ये इसमें से घटेगा तो 1 बार √5 बचेगा। अगर मैं इनको दोनों को सेम ही कर दूं, अगर मैं इनको √2 √5 - 2 √5 लिख दूं तो आपको पता ही है ये तो बिल्कुल पूरे पूरे कट के फिर 0 ही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद एक है आपका कि अगर ये दोनों नंबर आपस में मल्टीपल हो रहे हो, ये था कि प्लस माइनस हो रहे हो, अगर मल्टीपल हो रहे हो कि 2 √5 गुणा में 3 √5, तो फिर आपने बस सिर्फ ऐसे सोचना है कि ये दोनों इरेशनल नंबर गुणा हो रहे हैं, ये रैशनल, पहले रैशनल नंबर को गुणा कर दो। 3 × 2 6, √5 गुणा √5 पूरा 5 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 30। एक बात आप ध्यान रखेंगे, किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर रूट लगा हुआ है, उसी वैल्यू से अगर उसको दोबारा गुणा कर दे तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। और कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, आगे बताऊंगा इसको पूरी डिटेल से। लेकिन अगर √5 लिखा हुआ है तो वो पूरा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यही बता रखा है कि इन दोनों नंबर को अलग मल्टीपल करेंगे, लेकिन √x को मल्टीपल करेंगे तो पूरा x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला है जो मैंने आगे लिख रखा है कि √a + √b इंटू √a - √b लिखा होगा तो बराबर आ जाएगा a - b। ये दोनों बहुत काम आएंगे आपके। हमें जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो ये फार्मूला पढ़ेंगे कि a² - b² बराबर होता है एक बार a + b और एक बार a - b। ये पढ़ रखा है हमने। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर इस तरीके से ही लिखा हो, ऐसे भी हो सकता है कि √a² - √b²। अगर हम इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा √a + √b इंटू √a - √b। अब ये मैंने यही कर रखा है यहाँ पर, ये बड़े ऊपर बड़े, ये यहाँ पर। तो आप देखोगे अगर मैं इसको हल करूं तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ पर b आ जाएगा। तो a - b बराबर होता है आपका √, ये बस ये ऊपर वाला बराबर होता है, मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूं भाई, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, काम आएगा आपको बहुत ही। अब उसके बाद अगर ऐसी फॉर्म होने की बजाय वो ऐसी फॉर्म हो कि a + √b a - √b, कोई भी दो नंबर एक बार प्लस लिख रहे हो गुणा में एक बार माइनस, तो उनका हल होता है कि पहले इसका स्क्वायर कर दो फिर माइनस लगा के दूसरे का स्क्वायर कर दो। ये फार्मूला है और ये मैंने यहां से लिया है, ये आपको पता होगा। उसके बाद हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि a + b²2 वो होता है a² + b² + 2ab। लेकिन अगर a की जगह √a हो तो क्या हो जाएगा, a² नहीं होगा, सिर्फ a होगा, b² नहीं होगा, सिर्फ b होगा, और आगे होगा +2ab। ये एक बार प्लस वाला फार्मूला है और एक बार माइनस वाला फार्मूला है, ये आपको पता होगा। बस सिर्फ आपको लिख के ये चीज बता रहा हूं कि इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब एक है आपका, अगर रूट के अंदर इस तरीके से कभी 15 लिखा हो रूट के अंदर, तो मुझे पता है ये रूट के बाहर नहीं आ सकता क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसके अंदर वाले के फैक्टर करे 3 और 5 और रूट में अलग अलग लिख दिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिख सकते हैं, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने ये बता रखा है। दूसरा, अगर ऐसे डिवाइड में लिखा हूं, ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो, ऊपर वाले के ऊपर अलग रूट लगा सकते हो और नीचे वाले के रूप अलग रूट लगा सकते हो। इसका उल्टा भी कर सकते हो, ऐसे दे रखा है ऐसे भी कर सकते हो,
ठीक है जी। ये सारी चीजें आपको एक बार के लिए लग रहा होगा कि सर क्यों रटा रहे हो, ये वाली चीजें और ये वाली चीजें आप क्यों बता रहे हो, ये बार बार क्वेश्चन में आएंगी, फिर आपका दिमाग चकराएगा, फिर आप मेरे से पूछोगे कि ये कहाँ से आया। तो इसलिए मैंने आपको एक बार बताने की कोशिश की है। अब हम ये सारी चीज मैं क्यों बता रहा था, मैं ये सारी चीज बता रहा था आपको कि हमने एक चीज सीखनी है जिसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं हर का प्रमेयकरण। ये क्या चीज होती है? अगर कहीं 1/√2 लिखा हुआ है और मैं बोलूं कि इसको नंबर लाइन पर दिखाओ, तो भाई नंबर लाइन पर दिखाने के लिए √2 तो मैं नंबर लाइन पे दिखा चुका हूं, लेकिन 1/√2 को नंबर लाइन पे दिखाना थोड़ा मुश्किल है। कहने का मतलब अगर किसी फ्रैक्शन को मुझे इस नंबर लाइन पर दिखाना है तो वहां पर जरूरी है कि नीचे आपका नंबर रैशनल नंबर हो, नीचे आपकी प्रिय संख्या हो। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए हम हर का परिमेयकरण करते हैं। मैं इसके इक्विवेलेंट एक और फ्रैक्शन लिखना चाहता हूं, मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी सिखाई थी आपको। आप इसको ऊपर नीचे किसी भी वैल्यू से गुणा करके बहुत सारी फ्रैक्शन बना सकते हो। तो मैं इसके इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन लिख रहा हूं जिससे ये नीचे वाला वैल्यू जो है ये आपकी रैशनल नंबर हो जाए। ये बताओ नीचे वाला रैशनल नंबर आपका कब होगा? मैंने अभी बताया था आपको कि रूट के अंदर ए लिखा हुआ है, अगर मैं इसको √a के ही साथ गुणा कर दूं तो ये आपका एक रैशनल नंबर बन जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो मैं वही नियम लगा रहा हूं। मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके इक्विवेलेंट मैं एक फ्रैक्शन निकाल रहा हूं तो ऊपर तो आ जाएगा ये √2, लेकिन आप नीचे देखोगे पूरा 2 जाएगा। तो इसका मतलब अब नंबर तो ये अभी भी इरेशनल ही है, रैशनल नहीं हो गया, लेकिन अब इसके जो डिनोमिनेटर में है ना, जो हर में है, वो आपका एक रैशनल नंबर हो गया है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम प्लस माइनस मल्टीपल कुछ भी करते हैं तो हम कोशिश रखते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर में जो नंबर हो ना वो कभी भी आपका इरेशनल नंबर ना हो, तो हम उसको रैशनल बनाएंगे हर का परिमेयकरण करके। अगर वहां पर रूट में एक ही वैल्यू लिखी हुई है तो उसका तो हर का परिमेयकरण बड़ा आसान है। हम क्या करेंगे, अगर लिखा हुआ है ऐसे, अब ये सिखा रहा हूं आपको, इसको ध्यान से समझना। मैं क्या करूंगा, इसको तो ऊपर लिख दूंगा, मतलब इसका आंसर लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, इसको तो मैं ऊपर लिख दूंगा और इसको नीचे पूरा लिख दूंगा। बस मैंने आपको तरीका बता दिया। या तो आप ऐसे कर दो भाई √3 ऊपर भी √3 ऐसे गुणा में लिखो बार बार, लेकिन मुझे पता ही है कि ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और नीचे ये वैल्यू पूरी हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ऐसे। जैसे कहीं मुझे ऐसा लिखा मिल जाए तो मुझे पता है कि ऊपर तो √5 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 5। अगर कहीं मुझे ये दे रखा हो तो मुझे पता है ये कहां से आया है, ये यहां से आया है। तो अगर एक ही नंबर है उसका रैशनलाइजेशन मैंने सीख लिया, डिटेल भी सीख ली और डायरेक्ट भी हम लिख देंगे। लेकिन अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो, डिवाइड में रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ प्लस में है या फिर दो इरेशनल नंबर जुड़ रहे हैं घट रहे हैं, उसको कैसे करें? देखो मेरा तो लक्ष्य एक ही है कि नीचे आपका एक रैशनल नंबर बन जाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि अगर रूट के अंदर दो इरेशनल नंबर जुड़ रहे हों और उनका सिंबल चेंज करके अगर मैं उनके साथ गुणा कर दूं तो रैशनल नंबर बन जाएगा। मैंने इसलिए बताया था आपको भाई ये दोनों तो आपके इरेशनल नंबर हैं लेकिन इनको गुणा करके रैशनल नंबर बन गया है। इसका मतलब अगर कभी इस तरीके से मुझे दे रखा हो, अगर मुझे इस तरीके से दे रखा हो तो मुझे पता है अगर मैं इसका सिंबल चेंज कर दूं ना, इसका सिंबल चेंज करने से ये नीचे जो वैल्यू आएगी रैशनल हो जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ नीचे तो नहीं कर सकता, अगर मैंने इसको नीचे गुणा कर दिया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो आप देखोगे ऊपर तो ये वैल्यू आ गई है √3 माइनस √2, लेकिन नीचे कौन सा फार्मूला बन गया, ये a+b इंटू a माइनस बी। इसका मतलब इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाना है तो 1 आ जाएगा। भाई यहां करूंगा मैं आगे, इसके आगे इसका वर्ग करूंगा फिर माइनस इसका वर्ग करूंगा तो √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पर एक चीज मैंने बहुत अच्छी सीखी, जो अब हर का परिमेयकरण अगर हमें करना है और कहीं ऐसे लिखा हुआ है मेरे पास, तो मैंने क्या करना है, मुझे पता है इसका सिंबल चेंज करके मुझे इसके साथ गुणा करना है, लेकिन मैं बार बार उस तरीके से नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, इसका सिंबल चेंज करके ऊपर लिख दूंगा और इनका वर्ग करके आपस में घटाऊंगा। इसका वर्ग करूंगा तो 5 आएगा, इसका वर्ग करूंगा तो 2 आएगा, ये आ गया आपका 3।
इस तरीके से करना है। दो ही तरीके बताए हैं, दोनों को आप ध्यान रखेंगे। एक लिख के देख लो आप एक बार, ऐसे लिखा हुआ है, इसका रैशनलाइजेशन करना है। मुझे पता है अगर इस तरीके से प्लस या माइनस में नीचे दो वैल्यू लिखी हो तो हम उनका रैशनलाइजेशन करने के लिए इसका सिंबल चेंज करके इसके साथ गुणा करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। तो जो ऊपर करते हैं उसको लिख लो पहले, ये लो मैंने सिंबल चेंज किया और ऊपर गुणा कर दिया। नीचे इसको गुणा करके लिखेंगे नहीं, बस इनका वर्ग करके आपस में घटा देंगे। इसका वर्ग करूंगा तो 5 आएगा, इसका वर्ग करूंगा तो 3 आएगा, तो ऊपर आ गया है √5 प्लस √3 और नीचे आ गया है आपका 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगर ये समझ आ गया है तो क्वेश्चन तो हम चुटकियों में करेंगे। ये लीजिए, अब ये क्वेश्चन है, आपने लगाना है, फटाफट हल करो इसको। 1/√7 की वैल्यू निकालनी है और √7 की वैल्यू आपको दे रखी है। अगर डिवाइड में ये डेसिमल वाली वैल्यू लिख लो तो आप इसको कभी हल नहीं कर पाओगे। अगर डिवाइड में भी आप ये डेसिमल वाली वैल्यू लिखोगे तो इसको हल करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने इसका पहले रैशनलाइजेशन करना है। इसका रैशनलाइजेशन मैंने अभी सीखा कि अगर एक ऐसी वैल्यू का मैंने रैशनलाइजेशन करना है जो रूट में लिखी हुई है, उसको ऊपर रूट में लिख दो और नीचे उसको पूरी लिख दो। क्यों, मैंने अभी बताया था आपको। तो √7 की वैल्यू दे रखी है आपको 2.646। अब इसको 7 से डिवाइड करना है, कर दो। नहीं जा रहा है तो उसके लिए 0 लगा के डेसिमल लगा दो। अब 26 तक टेबल चलाओ, 7 3 21, ठीक है। उसके बाद 5 बच गया है, 54 हो गया, 7 से 49 बच के हैं 7 8 56। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। भाई अगर मैं √7 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर डेसिमल में रख लेता तो मेरे से हल ही नहीं होता। तो मैंने पहले इसको रैशनलाइज कर दिया, नीचे रैशनल नंबर बना दिया, ऊपर ही रैशनल ले लिया और उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बस इसको हल करना है। इसको हल करने का मतलब इसका रैशनलाइजेशन ही करना है। अब कैसे करें, क्या डिटेल से लिख के बताऊं या मैंने आपको तरीका बता रखा है कि अगर दो वैल्यू इस तरीके से प्लस माइनस में लिखी हुई है और वो इरेशनल नंबर बन रहा है, ये ओवरऑल आपका इरेशनल नंबर है, तो आप क्या करोगे, इसका सिंबल चेंज करके ऊपर लिख दोगे और इनका आपस में वर्ग करके घटाओगे। 3 का वर्ग करूंगा 9 आएगा और इसका वर्ग करूंगा तो 8 आएगा। तो ये आ गया ऊपर 3 - 2 √2 और 9 में से 8 गया 1, तो 1 तो लिखने की भी जरूरत नहीं है और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे है रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। इसका रैशनलाइजेशन करना है और ऑप्शन में आपके आंसर दिया हुआ है, मुझे पता है। मैंने ऊपर लिखना है इसका सिंबल चेंज करके, इसका सिंबल चेंज करके आएगा √5 - √2, वो इन दोनों में लिखा हुआ है, तो ये तो मेरे आंसर नहीं हो सकते। अब मुझे पता है ऊपर तो जाएगा ये √5 - √2 और नीचे इनका वर्ग करके घटाना है। √5 का वर्ग 5 ही आएगा, √2 का वर्ग 2 आएगा, तो 5 में से 2 घटाया 3 आ गया है। ये मेरा आंसर है। मैं जितना टाइम लगाता हूँ वो बेसिक समझाने में ही लगा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करने में कोई कष्ट नहीं होता, वो तो फटाफट हल होते हैं। द सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ दिस। इसको मैं रैशनलाइजेशन करूँ ही क्यों इसका, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है। जब इसके डिवाइड में ऑलरेडी एक रैशनल नंबर ही है मेरा, तो ये एज इट इज यूं का यूं मेरा आंसर है। रैशनलाइज मैं उसी को करता हूं जिसके डिवाइड में मेरा इरेशनल नंबर हो। इसके डिवाइड में तो रैशनल नंबर है, तो ये एज इट इज ही अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब यहां पर एक चीज और सीखने की है। पहले आप मुझे ये बताओ, क्या इस नंबर को देखकर कुछ याद आया आपको? अब जब मैं स्टार्टिंग में बता रहा था आपको, तो मैंने बताया था कि इस तरीके से फॉर्म आपकी तभी बनती है। ये है आपका a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab और जो बराबर होता है a प्लस में b की पावर 2 के। अगर मैं ये दो इरेशनल नंबर ले लूं ना, तो ये तो आपके रैशनल हो जाएंगे स्केयर करने की वजह से, यहां पर आपका एक इरेशनल नंबर आएगा। तो कहने का मतलब जब आपको रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर जोड़ रखा हो इस तरीके से, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे इसका आपने वर्गमूल करना है। क्या करना है, इसका वर्गमूल करना है। तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये होती है आपका a² प्लस b² प्लस 2ab। कहने का मतलब इसके अंदर तो होता है 2ab, इसके अंदर 2ab और इसके अंदर होता है a² प्लस b²। ये एक्चुअल में ऐसा है, लेकिन ये दोनों जुड़ के यहां पर आ गए, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो मुझे बस a और b की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। उसका तरीका ये होता है 2ab को इसके बराबर कर दो। अगर मैं 2ab को 2√6 के बराबर कर देता हूं तो 2 से तो 2 कट जाएगा, ab गुणा में √6 आ गया।
अब रूट 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया आपको, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा में √2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने बताया था अभी आपको। और यहाँ पर है a गुणा में b, तो a आ गया है आपका √3 और b आ गया है आपका √2। जब आप यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेते हो ना, इसको क्रॉस चेक करने के लिए इनका वर्ग करके जोड़ के देख लिया करो कि 5 आ रहा है या नहीं। अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो 3 आएगा, इसका वर्ग करूंगा तो 2 आएगा और इनको जोड़ूंगा तो 5 आएगा। इसका मतलब मेरी a और b की वैल्यू ठीक है, और वो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो ये आ गया है मेरा √3 प्लस में √2 और इसका वर्ग। मैंने इसको हल करके इसमें बदल दिया। अच्छा ये इसके अंदर रूट है भाई, ऐसे है ये, मैंने इस अंदर वाले को इसमें चेंज कर दिया और इसके ऊपर लगा हुआ है रूट, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लो कहां पर है, ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। पहले हमने रैशनलाइजेशन समझा, जब हमें रैशनलाइजेशन पता लग गया वो दो ही तरीके से हो सकता है, या तो एक ही रूट वाली वैल्यू होगी या आपकी दो वैल्यू प्लस या माइनस में दे रखी होंगी, वो हमने समझ लिया। लेकिन अगर इसका हमें कभी स्क्वायर रूट निकालना आ जाए, ये स्क्वायर रूट पूछा गया आपसे, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे, और मैंने इनका वर्क करके प्रॉपरली आपको पीछे बताया था। चलिए एक और क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं तो निकाल ही रहा हूं। मुझे पता है ये फॉर्म है आपकी a की 2 प्लस b की 2, अब की बार यहाँ माइनस है तो ये -2ab की फॉर्म है आपकी, और ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी a माइनस बी की पावर 2 के। तो मेरा मुख्य लक्ष्य है इसको इसके बराबर करके a b की वैल्यू निकालना। तो मैं लिखूंगा कि 2ab बराबर है मेरा 2√2 के, तो 2 से 2 कट गया है, a गुणा में b बराबर आ गया है √2। अब √2 को तो मैं फर्दर तोड़ नहीं सकता, तो मैंने अपनी तरफ से इसके साथ गुणा में 1 मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया है मेरा a और ये हो गया है मेरा b। इनका एक बार वर्ग करके जोड़ के देख लो, देखो 3 आ रहा है क्या, √2 का वर्ग करूंगा 2, 1 का वर्ग करूंगा 1, 2 और 1 को जोड़ा 3 आ रहा है, इसका मतलब ठीक है। तो a और b की वैल्यू पुट कर दो, तो a है मेरा √2, b है मेरा 1, इसका वर्ग, और इसके ऊपर वर्गमूल लगा हुआ था जी, ये लो, ये इससे कट गया, आपका आंसर आ गया √2 - 1, और ये आपका आंसर है, ये लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपसे भर भर के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आपसे पूछा गया है कि x बराबर है 7 + 4√3 और x + 1/x की वैल्यू पूछी है। तो x की वैल्यू तो मेरे पास है, तो मैं 1/x की वैल्यू निकाल लेता हूं। अगर मैं इसको पलट दूं तो ये 1/x हो जाएगा। अगर मैंने इसको पलट दिया तो इसको भी पलटना पड़ेगा। तो मेरा जब मैंने x की वैल्यू लिखी थी तो वो तो मेरा डिवाइड में एक रैशनल नंबर था, लेकिन जब मैंने 1/x की वैल्यू लिखी ना तो नीचे मेरा इरेशनल नंबर आ गया है, तो इसको तो रैशनल में बदलना पड़ेगा, तो इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि अगर ऐसे लिखा हो तो इसका सिंबल चेंज करके हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो उसको लिखेंगे नहीं, इसका सिंबल चेंज करके बस ऊपर लिखेंगे और इनका वर्ग करके आपस में घटा लेंगे। 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग 3, 16 3 48, तो ये आ गया है मेरा 7 - 4√3। डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू तो थी मेरी 7 प्लस में 4√3 और 1/x की वैल्यू आ गई मेरी 7 - 4√3। दोनों तरफ जोड़ दो, इसको जोड़ा तो x + 1/x आ गया और इनको जोड़ा तो 14 आ गया है, और ये मेरा आंसर है। अब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ट्रिक चिल्लाने लग जाएं कि सर आपने डायरेक्टली ये क्यों नहीं बताया कि इसके बीच माइनस लगा दो। बता सकता हूं, उसका तरीका ये है कि अगर आपको इस तरीके से कोई नंबर दे रखा है और आप उसको ऐसे डिवाइड में करके लिखते हो, तो आप हमेशा ध्यान लिखेंगे अगर यहां पर इन दोनों का वर्ग करके घटाने पर 1 आ रहा है, अगर इन दोनों का वर्ग करके घटाने पर 1 आ रहा है, तो इनका डायरेक्टली सिंबल चेंज कर दो। ठीक है, लेकिन डिटेल मेथड याद रखना। ठीक है, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है ताकि आपको अकेला ना महसूस हो। ये एक और क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन में दिया है x की वैल्यू है 3 प्लस में √8, लेकिन अब की बार x² + 1/x² पूछा है, तो पहले मुझे x + 1/x ही निकालना पड़ेगा, पहले मुझे यही निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूं, पहले तो इसको पलट के लिख दूं, अब ये डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से, इसको यहां लिखता हूं अलग से। मैंने जैसे इसको पलटा
तो ये आ गया आपका 1/x और ये आ गया है 1/3 प्लस में √8। इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो ऊपर सिंबल चेंज करके लिखूंगा इसको, और नीचे जब इनका वर्ग करके घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स 1/x आ गया है मेरा 3 माइनस में √8। इनको जोड़ लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया x + 1/x। इनको जोड़ा तो ये कैंसिल हो गए हैं, ये आ गया है 9। x + 1/x की वैल्यू मेरी 9 आ गई है। मेरे से स्केयर पूछा है, यहाँ पर भी ट्रिक बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इट इज नॉट राइट टाइम। आप दोनों तरफ स्केयर कर लो। ये लीजिए, इसका स्केयर किया तो a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, जब इनको आपस में गुणा करेंगे तो कट के 1 आएगा, बराबर 9 9 81। ये उधर जाके 2 आपका माइनस हो गया है, तो x की 2, ओहो मैंने गलती कर दी, 3 + 3 6 होता है भाई, मैंने 9 लिख दिया यहाँ पर। तो मैं 6 का वर्ग करूंगा तो 36 आएगा। तो यहाँ तो x की 2 प्लस में 1/x की 2 आ गया, ये उधर घट के 34 आ गया है आपका, और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, हमने रैशनलाइजेशन समझ लिया, फिर उनका इरेशनल नंबर का वर्गमूल निकालना सीख लिया, फिर इनको इस तरीके से भी जोड़ और घटा सकते हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। अब आप इनको देखकर फार्मूला लगाओ, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। अब यहाँ से आगे देखो, ये लिखा हुआ है -2 -√3 -2 +√3। तो मुझे तो यहाँ एक फार्मूला नजर आ रहा है कि a माइनस में b और a प्लस में b, और ये बराबर होता है a की 2 माइनस b की 2। a है मेरा -2, माइनस के 2 का वर्ग करूंगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, √3 का वर्ग करूंगा पूरा 3 आ जाएगा। तो इसको हल करके 1 आ रहा है। अब आपसे पूछा है कि ये 1 कैसा नंबर है भाई? एक पॉजिटिव और इरेशनल नंबर है? नहीं, ये पॉजिटिव और रैशनल नंबर है। बिल्कुल सही बात है, ये पॉजिटिव भी है और आपका रैशनल नंबर भी है। और आप अब मुझ मेरे से रैशनल नंबर मत पूछने लग जाना, वो मैंने पिछली क्लास में भी डिटेल से बताया है और थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर भी आपको दिया था। इनको आपस में प्लस और माइनस करना है। इनडायरेक्टली आपसे इरेशनल नंबर का प्लस और आपका माइनस पूछा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट पूछा है। बस इनको लिख लो आप ऐसे कैसे। 6 27 जो होता है ना आपका 3√3 होता है। फिलहाल इसको ऐसे ही देख लो, आगे बताऊंगा कैसे आया है। -1 है तो अंदर आपके सिंबल चेंज हो जाएंगे, 3 प्लस का हो जाएगा और ये आपका माइनस का हो जाएगा। ये प्लस है तो एज इट इज रहेगा। देखो 6 और 3 9 और 1 10, ये तो हो गया है 10, प्लस का 3√3, माइनस का √3 और माइनस के 2√3, तो माइनस के 3√3 हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 10। 10 एक पॉजिटिव और रैशनल नंबर है, ये लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। There is a number x such that x square is a rational number, but x की पावर जब 4 करते हैं तो वो रैशनल नंबर हो जाता है। Then x can be, x एक नंबर है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो भी ये इरेशनल नंबर ही बचता है, लेकिन जब इसकी पावर 4 कर देते हैं तो ये रैशनल नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर एक छोटी ही चीज सीखने की जरूरत है, शायद टाइम ज्यादा ही हो गया है भाई, मेरी यही समस्या है, जब मैं क्लास शुरू करता हूँ ना तो बड़ी होती चली जाती है। चलिए बस जल्दी सी बताने की कोशिश करता हूँ, ऑलरेडी आपका 1.5 घंटा हो गया है। ये होता है आपका रेडिकल, ये आपने सिंबल देखा होगा जिसको हम वर्गमूल बोलते हैं, और ये एक्चुअल में वर्गमूल नहीं होता, ये इंग्लिश में रेडिकल और हिंदी में करनी होता है। अगर इस पे कुछ नहीं लिखा होता तो ये आपका रूट होता है। इसको अगर इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये रूट है आपका, इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं हम। अगर इसके अंदर इस तरीके से 3 लिखा हो तो ये क्यूब रूट है, या इसको थर्ड रूट भी बोलते हैं हम इसको। अगर इसके अंदर 4 लिखा हो तो इसका मतलब ये फोर्थ रूट है। अगर इसके अंदर 5 लिखा हो तो ये आपका फिफ्थ रूट है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ n और इसके ऊपर सिर्फ रूट लगा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब n की पावर 1/2 लिखी हुई है यहाँ पर। अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है n की पावर 1/3 लिखी हुई है यहाँ पर। अगर ये 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब n की पावर 1/4 लिखी हुई है। अगर ये 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि n की पावर 1/5 लिखी हुई है। कहने का मतलब ये जो यहाँ लिखा होता है ना, ये पावर यहाँ पर आप डिवाइड में लिखते हो। अब इसको देखो, वो ये कह रहा है कि मैंने किसी नंबर की, अब ये एक नंबर है, ये
अब ये जब आपका रेडिकल के अंदर था, करनी के अंदर था, तो ये आपका एक इरेशनल नंबर था। लेकिन अगर मैं इस इरेशनल नंबर को, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है, दोनों सेम है, बराबर है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है और इसकी पावर मैं 4 कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इसकी पावर 4 करूंगा तो ये आपस में गुणा हो जाएंगी और n की पावर 1 हो जाएगी, और n की पावर 1 तो रेशनल नंबर हो गया ये। इसका मतलब अगर किसी नंबर की पावर 4 करने से वो रेशनल नंबर हो रहा है तो इसका मतलब वो ऐसे लिखा हुआ है, जिसके रेडिकल में 4 लिखा हुआ है। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश की है आपको। इसको और डिटेल से आगे फर्दर क्लासेस में बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हिंट दिया है आपको। अब ये एक आखिरी स्लाइड आपके सामने है, बड़ी ही कमाल की स्लाइड है। पूरा का पूरा मटेरियल आपका 9th से लेकर 12th तक जो जो फॉर्म बनती है आपकी, एक आपके इवन नंबर की फॉर्म क्या होती है, आपकी ओड नंबर की फॉर्म क्या हो सकती है, आपका ये नंबर किससे भाग होगा, आपके स्क्वायर नंबर की फॉर्म क्या हो सकती है, आपके क्यूब नंबर की फॉर्म क्या हो सकती है, वो सारी फॉर्म मैंने लिख रखी है। ये जस्ट आपको आज स्लाइड दिखाई है, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके, और इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज आपको शीट में मिल जाएगा, एक नजर इसको देख लेना। कल जब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन बेहतर समझ आएंगे, क्योंकि एक बार आपने खुद से पढ़ लिया होगा ये, तब मैं आपको कल की क्लास में इसको कराऊंगा। आज की क्लास खत्म होगी है, थोड़ी सी लंबी कर दी है मैंने, वो 1.5 घंटे की हो ही जाती है। अभी तक अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप मेरे साथ ही सफर को तय करना चाहते हैं तो मंजिल मिलेगी, आपको पता है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको मैथ इस तरीके से कराऊंगा कि हर छोटी चीज पूरे कंसेप्ट के साथ आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको एनसीईआरटी कंप्लीट समझ आएगी और आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। अगर आपको लग रहा है तो आप मेरा संपूर्ण बैच ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे जो भी क्लास आएगी वो आपकी ऐप पर आएगी। ऐप है मेरा मैथ्स विद राकेश चोकर, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से क्लासेज आपको वहीं मिलेंगी। थैंक यू दोस्तों।